आपका नाम क्या है? मैं जो कंडक्ट कर रही थी। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि दीपा जी ने मुझे शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करके विभूषित कराने की कोशिश की है, जो देखने में जरा ठीक ठाक नहीं होता है। आपने देखा होगा उसकी प्रॉपरली डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग की जाती है। वैसे ही दीपा जी ने हमारी भी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग आप लोगों के सामने करने की कोशिश की है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य जिंदगी में केवल अलंकारों के माध्यम से अलंकृत नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में यदि विभूषित हो सकता है तो अपनी डीड्स के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने कृत्यों के कारण ही विभूषित हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही डायनेमिक और डूअर, और इसे मैं कह सकता हूं कि इस यंग एज में, आज से नहीं, मैं पिछले 15-20 वर्षों से जानता हूं, बहुत ही इमेजिनेटिव चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस, मिनिस्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन श्री चंद्रकांत जी पाटिल, जिन्हें दादा कहकर हम लोग पुकारते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, श्रीमती माधुरी मिशाल, एमएस फॉर अर्बन डेवलपमेंट महाराष्ट्र, डॉक्टर रेस्पेक्टेड डॉक्टर एस.बी. मजुमदार जी, चांसलर एसएसपीयू, डॉक्टर वेरी डायनेमिक वाइस चांसलर डॉक्टर स्वाति मजुमदार, प्रो चांसलर एसएसपीयू, श्रीमती संजीवनी मजुमदार, डायरेक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल एंड म्यूजियम, डॉक्टर विद्या यरावडेकर, कहाँ है विद्या जी? या सिटिंग बिहाइंड, प्रो चांसलर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जीओसी इन सी सदर्न कमांड, और एसएसपीओ के सारे हमारे सम्मानित टीचर्स, देवियों व सज्जनों, और मेरे यहाँ बैठे हुए सारे डिग्री प्राप्त करने वाले मेरे प्रिय बच्चों, आज सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एकेडमिक जर्नी को कंप्लीट करने वाले हर स्टूडेंट को तहे दिल बधाई देता हूं, और आयु में बड़ा होने के कारण सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। और मैं देख रहा हूं यहाँ हर बच्चे की आंखों में एक अलग प्रकार का उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर का जो यह उत्साह है, वह सिर्फ आपकी डिग्री पूरी होने का ही यह उत्साह नहीं है, बल्कि आपके सपनों के साकार होने का को भी यह सिंबलाइज करता है। मैं सिम्बायोसिस स्कूल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को तथा सभी प्रोफेसर्स को भी अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। महज 8 वर्षों में ही आपका यह इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्वालिटी और एक्सलेंस का एक उदाहरण बनकर खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में भी आप नंबर 1 पर रहे हैं। इतने कम समय में रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करना यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी आपने अपना नाम कमाया है, आपने अपनी शोहरत कमाई है। इसके लिए आप सब ने जो मेहनत की है उसकी मैं हृदय से सराहना करता हूं, और भविष्य के लिए भी आप सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी की अब तक की जो यात्रा रही है, उस यात्रा में आप भले ही अकेले चले हों, लेकिन उसमें आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके दोस्त, और यहां तक कि इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के साथ साथ हर कर्मचारी का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि शिक्षा केवल एक प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं होती है, यह समाज के सहयोग, संस्कार और समर्थन का परिणाम होती है।
इसलिए आज का यह दिन सिर्फ आपका नहीं है, यह उन सभी का है जिन्होंने आपकी यात्रा को संभव बनाया है। मैं आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्थान को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज आप सभी के कारण मुझे एक बार फिर पुणे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और पुणे की यह धरती अपने आप में इतिहास की एक जीवंत पाठशाला है और मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में सचमुच कल्चरल कैपिटल यदि किसी को कहा जा सकता है तो महाराष्ट्र को ही कहा जा सकता है। छत्रपति महाराज शिवाजी के हिंदवी स्वराज से लेकर बाल गंगाधर तिलक के पूर्ण स्वराज तक का सफर इस जमीन ने देखा है। पुणे केवल मराठा शक्ति का ही केंद्र नहीं रहा है, बल्कि यह भारत की कल्चरल कॉन्शसनेस यानी सांस्कृतिक चेतना, एजुकेशन और साथ ही साथ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का भी एक प्रमुख केंद्र लंबे समय से रहा है। और इस धरती पर मुझे आप सबकी वजह से आने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए भी मैं इस संस्था के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज जब मैं इस कन्वोकेशन सेरेमनी में आप सबके बीच उपस्थित हूं तो मैं कुछ बातें मन की आपसे करना चाहता हूं। आप यहां डिग्री हासिल करने के बाद बाहर निकलेंगे, एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जिसे मैंने निभाया है, जिसका बराबर ध्यान रखा है, वही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप कभी भी छोटा मन करके अपना काम मत करना। जिंदगी में जो भी करना हो बड़े मन से करना। छोटे मन के इंसान मत बनने की कोशिश करना, बराबर बड़े मन का ही बनकर रहना। भले ही जीवन में कुछ अचीव हो पाए या न हो पाए, उसकी चिंता मत करना। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने बड़े मन से आप काम करोगे उतने ही सुख की आपको प्राप्ति होगी, उतने ही आनंद की आपको प्राप्ति होगी। छोटे मन का कोई व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि आप सबको समझाना हो तो मैं इस रूप में समझाना चाहूंगा। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। मन कभी सर्किल हो नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज सर्किल। सर्किल का सरकमफरेंस यानी मन जितना बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा। और मन जब इतना अधिक बड़ा हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, तो परमानंद की भी प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इन्हें कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉट मैग्नीट्यूड, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इसलिए सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। परमानंद मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकता है, इसलिए बराबर बड़े मन से जिंदगी में काम करना। और साथियों, गुरुकुल परंपरा में जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करता था, जब उनके टीचर्स उन्हें विदा करते थे तो उसे जीवन के कर्तव्यों पर के लिए बराबर तैयार करते थे। आज आप सभी अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। कोई इंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई इनोवेटर, लेकिन चाहे आप किसी भी दिशा में जाएं, आपसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, आप याद रखिएगा कि आपकी सफलता का वास्तविक अर्थ तभी है जब वह समाज के काम आए। साथियों, कभी कभी जीवन में हम अपनी अचीवमेंट्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वास्तविक शिक्षा वो होती है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का काम करे, वही वास्तविक शिक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने
आप सबको न सिर्फ केवल स्किल सिखाए हैं, बल्कि वो वैल्यूज भी दी हैं जो जीवन को एक बहुत ही मीनिंगफुल बनाती हैं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। आज आप सब अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने विश्वविद्यालय, इन तीनों के प्रति आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। आप आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि इनकी ही बदौलत आप यहां तक पहुंचे हैं। इसे मत भूलना मेरे छात्रों, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी नौजवान हैं। दुनिया में जो भी बदलाव हो रहे हैं वह सब आपसे ही होकर गुजर रहे हैं। इसलिए आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन हर क्षण कुछ नया हो रहा है। कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं कोई नई सोच आ रही है, कहीं कोई पुरानी व्यवस्था बदल रही है। ऐसे में अगर इस अनसर्टेन वर्ल्ड में एक चीज हमारा साथ दे सकती है तो वह है हमारी स्किल। क्योंकि आज सिर्फ नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे उपयोग में लाने की कला भी आनी चाहिए। यह जानना व्हाट डू यू नो से आगे बढ़ चुका है। अब वह व्हाट कैन यू डू का समय आ गया है। बुक्स में लिखा ज्ञान, बुकिश नॉलेज, मैं मानता हूं तब तक अधूरा है जब तक वह किसी काम में नहीं आता। इसलिए आज की शिक्षा का असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो सीखा है उसे लाइफ में अप्लाई कैसे करें। आज भारत के लिए मेरे साथियों यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन अगर सही दिशा में बढ़े और अगर आपके पास सही स्किल हो तो भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी ताकत बनेगी जब हर युवा स्किल्ड और प्रोडक्टिव बनेगा। और साथियों, अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो इस दौड़ती हुई दुनिया में टिके रहना यह बहुत ही मुश्किल है। और अगर स्किल है तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। यह भी विश्वास आपके मन के अंदर होना चाहिए। साथियों, 2014 के बाद से जब से देश ने न्यू इंडिया या नए भारत की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की बात की है। क्योंकि उन्होंने समझा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो सबसे पहले नौजवानों को स्किल्ड बनाना होगा। और हमने सरकार में आने के साथ ही स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री की भी स्थापना की। पिछले 11 वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने का काम किया है। प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1.63 करोड़ कैंडिडेट्स को स्किल इन्हांसमेंट ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से रूरल, ट्राइबल और मार्जिनलाइज्ड कमेटी के 30 लाख से अधिक लोगों को टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ केयर असिस्टेंस की ट्रेनिंग भी प्रदान की जा चुकी है। मेरे साथियों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमने भारत के ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन को भी एम्पावर किया है। और इस योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक आर्टिजन्स को हमने मॉडर्न टूल किट्स और सर्टिफिकेशन प्रदान किए। माने स्किल डेवलपमेंट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे यहाँ डायनामिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रयास हमारी सरकारों ने किए हैं जिससे देश में स्किल को लेकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है। साथियों, हमारे यहाँ स्किल का इतना इंपॉर्टेंस है कि भगवान विश्वकर्मा को हम स्किल के देवता के रूप में पूजते हैं।
और यहां तक कि जब हमारे यहां गुरुकुल व्यवस्था थी तब से ही हमारे देश में शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना या परीक्षा पास करना नहीं रहा है। हमारे यहां तो शताब्दियों से पहले से यह मान्यता रही है कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे ज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी सीखना चाहिए। तभी तो हमारे गुरुकुलों में 64 कलाएं, 14 विद्याएं सिखाई जाती थी, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे चित्रकला हो, या सब भूलिए खेती बाड़ी हो। यह सब कुछ मैं मानता हूं कि यह एजुकेशन के ही पार्ट थे प्राचीन भारत में, ताकि छात्र केवल स्कॉलर न विद्वान न बने बल्कि आत्मनिर्भर और हर स्थिति में वह सक्षम भी बन सके। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी प्राचीन भारत में भी। आज हम जब स्किल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो असल में हम उसी सोच को फिर से जी रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर स्किल से देश को आगे बढ़ाएं, और मुझे यह देखकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। और यहां शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं दी जा रही है, बल्कि नौकरी देने की क्षमता पैदा करने के लिए आपको यहां पर स्किल की शिक्षा दी जा रही है। और मुझे देखकर संतोष भी होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि आप सब उस एक नई सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। आप नई सोच के प्रतिनिधि हैं जो यह मानती है कि स्किल इज नॉट जस्ट ए टूल टू अर्न, इट इज ए पावर टू बिल्ड द नेशन। और साथियों, मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो व्यक्ति स्किल्ड होता है वह कभी डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकता है, वह हमेशा क्रिएटर होता है और कुछ न कुछ वह बराबर नया करने की वह कोशिश करता है। और एक स्किल्ड व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आर्ट हो, साइंस हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या टेक्नोलॉजी, वह हर जगह कुछ बनाने, सुधारने और आगे बढ़ने की भूमिका वह बराबर निभाता है। आप ही सोचिए, जब भी समाज में कोई बड़ा बदलाव आया है तो उसके पीछे किसी न किसी स्किल्ड माइंड का ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथियों, क्रिएशन ही मनुष्य की यह असली पहचान है। जो निर्माण करता है वही समाज को दिशा देता है। आप अपने आसपास में बहुत कुछ देखते हैं, चाहे वह रोड्स होंगी, ब्रिजेज होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ये सब की सब किसी न किसी क्रिएशन का ही परिणाम है। और यह क्रिएशन तभी संभव होता है जब हमारे पास स्किल होती है। और मानवता की अब तक की यात्रा भी स्किल की यात्रा रही है, इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। और साथियों, आप होमो सैपियंस की कहानी देखिए। सबसे पहले इंसान ने पत्थरों से औजार बनाया होगा, तो मुझे लगता है वह मानव का पहला स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा होगा, जबकि पत्थरों से औजार बनाया होगा। किसी ने व्हील बनाया, किसी ने आग को जलाना सिखाया, किसी ने खेती की कला सीखी। यही सब तो क्रिएशन के शुरुआती रूप थे। कृषि भी तो आप में एक स्किल है। साथियों, किसी ने खेती बाड़ी की स्किल सीखी, उसने सभ्यता को स्थायित्व दिया। किसी ने घर बनाना सीखा, किसी ने व्यापार की समझ विकसित की, किसी ने संगीत और चित्रकला का भी कौशल पाया। और यही सब तो वह स्किल थी जिन्होंने समाज को एक शेप दिया, समाज को एक आकार दिया। और बाद में बाजार बने, उद्योग शुरू हुए, शहर बसे, और यह सब उन्हीं स्किल्ड हैंड्स और क्रिएटिव माइंड का ही एक कंट्रीब्यूशन था। साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि हर युग की पहचान उसके स्किल्ड क्रिएटर से ही हुई है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर युग की पहचान उसके स्किल्ड क्रिएटर से ही हुई है। आपको सिर्फ एंशिएंट एरा में ही नहीं बल्कि मॉडर्न एरा में भी इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया?
जब मानव ने मशीन चलाने की स्किल सीखी। आईटी रिवॉल्यूशन कब आया? जब मानव ने कंप्यूटर चलाना सीखा। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तब आया है जब इंसान, आप जैसे जवान कई टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं। यानी हर युग में मनुष्य तभी आगे बढ़ा है जब उसने अपने स्किल्स को निखारा है, अपडेट किया है और नए समय के अनुसार अपने को खुद बदलने की कोशिश की है, तभी वह आगे बढ़ा है। इसलिए जब मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस बदलाव के युग में आपकी भूमिका मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई फॉर्मल बात आपसे नहीं कर रहा हूं, यह वास्तविकता है। आप ही वह पीढ़ी हैं जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन साथियों, जब हम स्किल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूं हमारे पास स्किल के साथ साथ सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है। कोई भी स्किल तभी सार्थक है, तभी उपयोगी है जबकि वह सोसाइटी के काम आए, समाज के काम आए। अगर आपकी स्किल सिर्फ अपने तक सीमित है तो मैं मानता हूं कि वह स्किल अपने में अधूरी है। आज सिम्बियोसिस जैसे संस्थान से शिक्षा लेकर यहां से आप जा रहे हैं, जहां लर्निंग बाय डूइंग की एक परंपरा है। यह जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूट को अपनी तरफ से पुनः बधाई देता हूं। यहां सीखा गया हर विषय, यहां सीखा गया हर प्रयोग, हर अनुभव आपके जीवन का यह हिस्सा बनेगा। यहां का माहौल, यहां यह शिक्षा, यह एक्सपोजर आपको न सिर्फ जॉब दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन भर सीखने की जो हैबिट बनी है उसको भी यह कंटिन्यूड रखेगा, जारी रखेगा। साथियों, यहां से निकलकर अब बाहरी दुनिया के लिए आप सब अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। अब आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी, संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन चुनौतियों से कभी डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने की एक अवसर समझेंगे। साथियों, यह डिग्री तो आपके पासपोर्ट की तरह है और आपकी असली यात्रा तो मैं मानता हूं अब शुरू होगी जब आपने डिग्री हासिल की है। अब तक की आपकी शिक्षा की यात्रा इस विश्वविद्यालय के कैंपस तक सीमित रही है, लेकिन अब यह सीमाएं खत्म हो रही हैं। अब पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड विल बी योर यूनिवर्सिटी। साथियों, अब तक की आपकी दुनिया यह कैंपस थी, लेकिन अब पूरी दुनिया अब आपका कैंपस होगी और आपको इस कैंपस में जो एक्सपीरियंस मिला होगा वह आपकी आने वाली जिंदगी के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा। और अब जिस दुनिया में आप जा रहे हैं वहाँ न तो कोई डिफाइंड सिलेबस है और न तो कोई सेट टाइमिंग है, यानी कोई निर्धारित समय भी नहीं है। वैसे आप सभी बच्चे यहाँ पर जो मौजूद हैं स्किल्ड हैं और मैं जानता हूँ कि एक स्किल्ड माइंड कभी रुकता नहीं है, वह हर परिस्थिति में अपना रास्ता तलाश ही लेता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हर कदम किसी क्रिएशन की दिशा में उठेगा और आपने अपना कौशल, अपने परिश्रम और अपने संकल्प से आप एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, यह भी मुझे पूरा विश्वास है और इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समय की जरूरत है मेरे साथियों, इस समय की जरूरत है कि आप इस एम्बिशन के साथ, इस सोच के साथ आगे बढ़ें। साथियों, जब मैं एम्बिशन की बात कर रहा हूं तो मुझे एक बात याद आ रही है। रटगर ब्रैगमैन, इनका नाम सुना होगा, उनकी एक पुस्तक है मॉरल एम्बिशन। उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि असली महत्वाकांक्षा वह नहीं होती जो हमें दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगाए, बल्कि असली महत्वाकांक्षा वह होती है जो हमें किसी के जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करे, किसी के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करे। और सच कहूं तो आज की दुनिया
को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो सिर्फ ये ना कहें कि बदलाव आना चाहिए, बल्कि यह ठान लें कि हम बदलाव लाकर ही रहेंगे। ऐसे नौजवानों को इस देश की जरूरत है। मेरे साथियों, आपका ज्ञान, आपकी समझ और आपका हुनर, मैं मानता हूं यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में आप ही वे लोग हैं जो भारत की क्या दिशा होगी, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसे तय करेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आगे बढ़िए, लेकिन सिर्फ सफलता प्राप्त करने के लिए आगे मत बढ़िए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आप आगे बढ़िए। यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा। कोशिश कीजिए कि आप जहां भी जाएं वहां कुछ अच्छा छोड़ कर आएं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, किसी की मदद करें या फिर किसी को एक नई उम्मीद दें। यही हम सबके जीवन की, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम सबके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और यही वो मॉरल एम्बिशन है जिसकी बात ब्रैगमैन करते हैं कि बात दुनिया में सबसे अच्छे बनने की नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए सबसे अच्छा बनने की है। और जब यह सोच हर युवा के भीतर होगी तो देश अपने आप और मजबूत होगा, संवेदनशील होगा और मेरे साथियों वह बेहतर बनता चला जाएगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि आज हम सब सोशल मीडिया में घिरे हुए हैं। मैं सोशल मीडिया की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप सब सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया के इस सोशल डिलेमा को न जानता हो। आप सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ दिखावे की जिंदगी का जाल फैला हुआ है, हर तरफ दिखावे की जिंदगी का जाल फैला हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम दिन भर दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और अनजाने में उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को भी मापने लगते हैं, अपनी जिंदगी को भी तुलना करने लगते हैं। साथियों, हमें लगता है कि सक्सेस वही है जो सामने वाले ने हासिल की है, लेकिन असल में ये हर किसी सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा होती है। किसी का सपना बड़ा बिजनेसमैन बनना हो सकता है, तो किसी का सपना अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, हम दूसरे के सपनों को ही अपना सपना बना लेते हैं और फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं जो दौड़ हमारी कभी थी ही नहीं। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं, दिखावे की जिंदगी जीना या कोई आसान नहीं है। ऐसा करना अंदर से थका देता है, अंदर से आपको तोड़ देता है। और जब हम अपने असली सपनों को नहीं समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम जिंदगी जैसे कीमती तोहफे को बेकार कर देते हैं। और आप सोचिए, अगर गांधी जी या वीर सावरकर सिर्फ बड़े वकील बनने में लग जाते तो क्या आज हम सब यहां उन्हें याद करते? अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नौकरी ठुकराने की हिम्मत या न की होती तो क्या वे आज हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते थे? नहीं। जिन्हें हम सफल मानते हैं मेरे साथियों, उन्होंने अपनी सफलता अपने स्वभाव, अपनी सोच और अपने असली मकसद के हिसाब से हासिल की है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम खुद को पहचानें, अपनी ओरिजिन, अपने मूल को समझें और उसी दिशा में काम करें। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। हाँ, यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, इस सच्चाई को भी मैं जानता हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात भी पैदा होते हैं जिसके कारण विश्वास डगमगा जाता है, विश्वास हिल जाता है, हिम्मत कमजोर पड़ती है। लेकिन याद रखिए, हम अपने हालातों से नहीं बल्कि अपने डिसीजन से तय करते हैं कि हम क्या करेंगे और भविष्य में हमको क्या बनना है। साथियों, जब भी मुश्किल वक्त आए, मेरा आपसे सुझाव है कि दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। पहला, कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास, और दूसरा पेशेंस यानी धैर्य। मैं मानता हूं यदि आपके अंदर विश्वास है और आप धैर्य रखते हैं तो कोई भी ऊंचाई हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है।
और अक्सर हम जल्दबाजी में अपना भरोसा खो देते हैं या पुराने अनुभवों के डर में जीने लगते हैं। सोचते हैं यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। यह वाली सोच धीरे धीरे हमारी जिंदगी की यह हकीकत बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पिछली असफलताओं को नहीं सबक बनाएं, उन्हें सीढ़ी बनाएं, ठोकर नहीं। याद रखिए मेरे साथियों, कोई भी चुनौती, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक दिक्कत हो या व्यक्तिगत असफलता, वह आपको परिभाषित नहीं कर सकती है। और असली बात यह है कि आप उन हालातों में कैसा व्यवहार करते हैं, कितना धैर्य और आत्म संयम रखते हैं। और जब भी आप किसी समस्या में उलझें, बस 2 रास्ते याद रखिएगा, या तो रास्ता खोजिए या नया रास्ता बनाइए। मैं कहना चाहता हूं यही जिंदगी का असली मंत्र है। मेरे साथियों, मैं आपको हाल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना हम सब ने शुरू किया है। पहले हम सभी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। हम पूरे डिफेंस सेक्टर को ही चेंज करने की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही लगातार हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहे हैं। कोई जरूरत पड़ती थी दुनिया किसी दूसरे देशों से हथियार खरीदना, हमारे पास अपने खुद के बनाए इक्विपमेंट्स न के बराबर थे। लेकिन डिफेंस सेक्टर में आज़ादी के बाद से जो स्थितियां थीं, उसको हमने तोड़ा है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने सैनिकों के लिए वेपन्स खुद अपने देश में बनाएगा, और यह काम हमारे लिए बहुत आसान नहीं था। एक राष्ट्र के रूप में हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके थे। हम हथियार खरीदने के आदी हो चुके थे। भारत में हथियार बनाने के लिए हमारे पास न तो पॉलिटिकल विल पावर थी, न हमारे पास ऐसे लॉज थे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, और न ही हमारे नौजवानों के अंदर वह जुनून था कि वह भारत की इस आत्मनिर्भर यात्रा में वह अपना सहयोग दे पाए। साथियों, कहने का मतलब यह है, चीजें हमारे लिए अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी। लेकिन हम सब ने हार नहीं मानी। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो हर संभव प्रयास किया, और हमारे प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा हमारे सेना के जवानों का करिश्मा। मेरे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, उसमें ज्यादातर जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो भारत की धरती पर बने थे, और उसमें कुछ भारतवासियों के हाथों से भी बने थे। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत में बनी, हमारी सेनाओं ने भारत में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने किस धैर्य और संयम से काम लिया है, मेरे मित्रों, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने जी भी जो दिशा दी वह करिश्माई है। आपने देखा होगा, दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला इस दुनिया की धरती पर अकेला देश कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। हम यहां धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और भारत ही दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश यदि कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही सारी दुनिया को गया है। इसलिए धर्म और जाति मजहब के आधार पर हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश से आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पहलगाम में भारत के नागरिकों को मारा। लेकिन यह भारतवासियों का संयम देखिए, हमारे सेना का संयम देखिए। बहनों भाइयों, जो हमने उनको मारा
धर्म पूछ देख कर नहीं मारा, धर्म पूछ कर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हम लोगों ने मारा है। यह है भारत। दुनिया के देशों में से यह बड़ा अंतर है भारत का। और साथियों, आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में योगदान अपना दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, इतनी जल्दी। और इसमें से लगभग 33,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आ रहा है। अब हम सबका लक्ष्य है कि 2029 तक हम इस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कोशिश हमारी यही है और परमात्मा इसमें हमारी निश्चित रूप से मदद करेगा। और हम यह चाहते हैं कि करीब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए। और यह अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस विजन है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हमारा यह लक्ष्य हासिल होकर रहेगा। साथियों, मुझे यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। मैं सच कहूं तो यह कदम मुझे बेहद विजनरी, बेहद दूरदर्शी लगता है। आज हमारा देश डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस इंस्टीट्यूट और ऐसे कोर्स, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट और ऐसे कोर्स मैं मानता हूं कि हम सबके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। हमें आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है साथियों, जो सिर्फ पढ़े लिखे न हों बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को समझें, उसे बनाएं और फिर आगे बढ़ें। मैं सिम्बायोसिस परिवार को, इसके सभी शिक्षकों को और यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों को दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने जो पहल की है वह एक एकेडमिक इफर्ट्स होने के साथ साथ नेशन बिल्डिंग का भी एक संकल्प है, यह मैं मानता हूँ। आपका यह प्रोग्राम हमारे देश में न्यू जॉब्स, न्यू स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन या मिसाइल सिस्टम आप में से ही कोई युवा डिजाइन करेगा, यह मैं विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे भी पुणे की धरती का जहां तक प्रश्न है, पुणे की धरती अपने डिफेंस इंपॉर्टेंस के लिए सारे देश में जानी जाती है, बाहर भी जानी जाती है। यह शहर मैं मानता हूं जितना ट्रेडिशनल है उतना ही मॉडर्न भी है। और भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए यह शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। और भारतीय सेना की सदर्न कमांड का मुख्यालय स्थिति है और हमारे सदर्न कमांड के कमांडर इन चीफ भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट भी इस शहर में हैं। कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूँ कि पुणे अपने आप में ट्रेडिशंस और टेक्नोलॉजी दोनों का यहाँ संगम है। इसलिए ऐसे स्थान पर आप सभी का स्किल्ड होना आप सबके लिए इंस्पायरिंग भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंस्पिरेशन आपको यहाँ से मिली है उसे आप ता जिंदगी यानी पूरी जिंदगी कैरी करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, एक ऐसे दौर में जिसमें हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, और ये सब मिलकर हमारे जीवन को तेजी से बदल रही हैं। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, यहाँ तक कि सीखने का तरीका भी अब अलग हो गया है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट किए जाते हैं कि यह जॉब्स को समाप्त कर देगा, जॉब्स को खा जाएगा, या फिर ह्यूमंस की यूटिलिटी ही इस एआई के कारण समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं इन परिवर्तनों को लेकर बहुत ही
ऑप्टिमिस्ट हूँ, बहुत ही आशावादी हूँ। जब जब भी कोई नई रिवॉल्यूशन आती है तो उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन, कुछ डर हमेशा रहे हैं, लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानव के हित के लिए ही हुआ है, मानव के कल्याण के लिए हुआ है। हम उस टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और साथियों, यह महज बातें हैं कि मशीनें या रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे। कहते हैं लोग, इंसान को बदलने की क्षमता किसी मशीन में नहीं है। दोस्तों, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य में जो संवेदना है, मनुष्य में जो विवेक है और निर्णय लेने की क्षमता है, वह गॉड गिफ्टेड है। उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मैं इस बात से सहमत हूँ, AI will not replace humans, but those who use AI will replace those who do not। मतलब यह कहना गलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस कर देगा। सच्चाई यह है कि जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग करना सीख जाएगा, वही आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, और जो इससे दूरी बनाएगा वह पीछे छूट जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल मात्र है, इसलिए उसको कॉम्पिटिटिव टूल के रूप में नहीं, बल्कि उसे कोऑपरेटिव टूल के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से को छू लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना यह बहुत अच्छी बात है। इससे काम आसान होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और नई संभावनाएं भी इसके कारण स्वाभाविक रूप से खुलती हैं। लेकिन जैसा कि किसी ने कहा है, एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी बट डोंट बिकम इट। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी बट डोंट बिकम इट, यानी टेक्नोलॉजी को अपनाइए लेकिन खुद को टेक्नोलॉजी मत बना दीजिए। और यह याद रखना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी एक साधन है, यह साध्य नहीं है, यह मीन्स है, यह एम नहीं है, यह हमारी मदद के लिए है। और हम सबके लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं बने हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं है। इसलिए हम सब नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने संस्कार, अपनी मानवता और अपनी संवेदना को बनाए रखते हुए आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए आज के समय में भारत अपने इतिहास के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रहा है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार भारत का अमृतकाल चल रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से निकलने के बाद आप भी अपने जीवन के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। यह बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए। और साथियों, आने वाले 20-25 साल सिर्फ आपके कैरियर या प्रोफेशनल ग्रोथ को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की डेस्टिनी को भी शेप करेंगे, बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस एनर्जी, विजन और वैल्यूज के साथ भारत की दिशा तय करेगी, यह सब सारी वैल्यूज के साथ आप यहाँ से निकलेंगे और वही आने वाले भारत की दिशा तय करेगी। इसलिए मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने जीवन का यह अमृतकाल भारत के अमृतकाल की तरह ही ब्राइट, पर्पजफुल और इंस्पायरिंग बने। साथ ही इस अवसर पर मैं वाइस चांसलर डॉक्टर स्वाति मजुमदार, विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने वर्षों से छात्रों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लगातार परिश्रम किया है, लगातार काम किया है। मेरी शुभकामना है कि यह विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में इसी तरह से शिक्षा और संस्कार दोनों के क्षेत्र में एक बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन बने, यह हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और अंत में मैं आप सभी को दीपावली के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।